हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइट्स। और मैं हूँ कात्यायनी सिंह, आपकी ऑल सब्जेक्ट एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ एन एलियन हैंड। तो एक एलियन क्या होता है ना, लेट्स सर्च। एलियन तो हम बोल सकते हैं एक अनजान टाइप, एक अजनबी टाइप का स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म होता है डैट डजंट लिव ऑन अर्थ, और वो अर्थ पे नहीं, वो स्पेस में रहता है। तो कहानी उसी पे एक बच्चे के ऊपर कहानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्च करते हैं कि एलियन होता क्या है, उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। चलिए देखते हैं। तो वैसे तो इसमें दिखा रहे हैं कि एलियन एक फिल्म है, एक एलियन नाम से फिल्म है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं एक फिक्शन होते हैं, जैसे भूत प्रेत को हम बोलते हैं, ऐसे कि एलियन भी होता है। ठीक है, ये तो मूवीज़ का सारा कंसेप्ट लिखा हुआ है, तो मुझसे मतलब नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना चैप्टर में। कुछ नहीं दिया वैसा, इसमें मूवी दिया है। चलिए चढ़ते हैं। Before you read, have you heard of the Viking mission to Mars? The National Aeronautics and Space Administration (NASA) Viking mission to Mars was composed of two spacecraft. चलिए पहले देखते हैं विकिंग मिशन है क्या। तो विकिंग मिशन जो जैसे हमारे इंडिया से चंद्रयान गया है, चंद्रयान 1 गया, 2 गया, 3 गया, है ना। तो वैसे ही नासा ने भेजा था अपना, नासा ने अपना भेजा था विकिंग 1 एंड विकिंग 2 मार्स पे, ये चेक करने के लिए क्या वो लाइफ है या नहीं है। तो चलिए विकिंग मिशन को एक बार सर्च करके देख लेते हैं। तो देखिए विकिंग मिशन पूरा अच्छे से आ गया था। विकिंग प्रोग्राम कंसिस्टेड ऑफ अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल अमेरिकन स्पेस प्रोब्स Viking 1 and Viking 2, which landed on Mars in 1976. Each spacecraft was composed of two main parts: an orbiter uh, designed to photograph the surface of Mars from orbit, and a lander designed to study the planet from the surface. तो विकिंग 1 और जो विकिंग 2 था, दो थे, एक था ऑर्बिटर एक था लैंडर था। वो दोनों ही 1975 में भेजे गए थे, बट वो 1976 में पहुंचते हैं। एक का क्या काम था, वो जाएंगे ऑर्बिट पे उस प्लैनेट के, और वहाँ से सर्च करेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, और एक प्लैनेट के सरफेस पे जाके करेंगे। यही बता रही अमेरिका नासा की तरफ से भेजे गए थे। ये बता रहे विकिंग 1 एंड विकिंग 2 के बारे में, यही लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं आगे। ओके, तो मैं इस पैराग्राफ को आपको जल्दी से एक बार समझा देती हूँ। इसमें बता रहा है जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा विकिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए द नेशनल एरोनॉटिक्स, मतलब जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा फुल फॉर्म है। वो आपका क्वेश्चन ये है, इसरो का फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। वो विकिंग मिशन को मार्स पे भेजा था, इसमें दो स्पेसक्राफ्ट है, विकिंग 1 एंड विकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर। दोनों में एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर टू ऑब्टेन images and sample handling Martian surface and soil and research for the possible sign of life. वहाँ उनको इसलिए भेजा गया था कि मार्स पे लाइफ है, उसके कोई साइन है वहाँ पे। मार्स में मतलब लाइफ है या नहीं है, आपको चलता कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मार्टियन सरफेस मतलब मार्स के सरफेस पे। Viking 1 was launched on 20 August 1975 and arrived on Mars on 19 June 6, 1976. जो Viking 1 था वो 20 अगस्त 1975 में लॉन्च हुआ था, 19 जून 1976, मतलब एक साल का वक्त लग गया था उसको पहुंचने में, ठीक है। 1976 पे पहुंचा। Viking 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7 August 1976. और जो Viking 2 था वो 9 सितंबर 1975 में लॉन्च होकर 7 अगस्त 1976 में पहुंचा था। ये क्लियर हो गया होगा आपको। Besides taking photographs and collecting the science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiment to look for possible sign of life. वहाँ पे मतलब फ़ोटोज़ लेने नहीं गए थे कि फ़ोटो खींचो और फिर आके रिसर्च करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि कल्पना चावला गई थी, उसने बहुत सारे वहाँ पे हुए थे, क्या हुए थे, चेलों की जा सकते हैं ना। तो मतलब वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे, वैसे ही ये वाला भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था।
कि वहाँ पे कोई भी पॉसिबल साइन है लाइफ की वहाँ पे। As of now, there is no clear evidence of presence of living organism in the soil near the landing sites. Now read this story. तो मतलब अभी तक तो वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पे कोई रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं। नाउ देखिए, यहाँ से कहानी का मैं थोड़ा सा हिंट बता रही कि कहानी में होने क्या वाला है। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके माँ बाप मतलब फादर एंड मदर, वो जो अर्थ है या जो भी प्लैनेट, जिस भी प्लैनेट पे रहते हैं, वो प्लैनेट के बिल्कुल अंदर रहते थे। वहीं पे उनकी कॉलोनी थी, वहाँ पे वही चारों ने और भी लोग रहा करते थे। आर्टिफिशियल कंडीशंस, जैसे हमारा सन तो आर्टिफिशियल नहीं है, मून भी आर्टिफिशियल नहीं है, बट वो लोग अब धरती के अंदर कैसे किसी की रोशनी आएगी? धरती के अंदर तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, तो आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर वो रहा करते थे। टिल्लू has heard and read about the sun and the stars. He has never seen them. टिल्लू ने बहुत पढ़ा सुना था कि सन के बारे में, स्टार्स के बारे में, बट वो कभी उन्हें देखा भी नहीं था। टिल्लू फादर गो टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज एंड टिल्लू wants to know all about it. टिल्लू के जो पापा थे वो जाते थे अपने मतलब एक सीक्रेट पैसेज पे, मतलब एक सीक्रेट से रास्ते से जाते थे वो अपना काम करने, रिसर्च करने जाते। वो चैप्टर में पता चलेगा वो लोग कहाँ रहते थे। तो ये तो मुझे भी अच्छे से क्लियर नहीं है कि कौन से प्लैनेट के बीनीथ रहते थे वो, है ना। देखिए, कुछ भी कोई अभी आपके रिलेटिव या आपके पापा मम्मी कोई ऐसे सीक्रेट जगह पे जाता है, मतलब कहीं पे भी ऐसा काम करते, मतलब सॉरी मतलब कोई वैसे जगह पे जाते हैं, तो आपको भी तो लगता होगा ना कि पापा मम्मी आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, मम्मा क्या पढ़ रही हो, ये तो आप। और जब मम्मी पापा नहीं बताते कितना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, समय यही बता रहा है। मतलब टिल्लू को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, जानने की इच्छा थी कि पापा कहाँ जाते हैं। तो पापा से पूछते पापा कहाँ जा रहे हो, बट देखते स्टोरी में क्या लिखा है। टिल्लू हाउ ऑफन हैव यू। अब देखिए इस वीडियो में क्या मज़ेदार है, हम लोग जो भी लाइंस पढ़ेंगे हम उन्हें ऐसे पढ़ेंगे कि हम खुद कैरेक्टर हैं उसके। चलिए पढ़ते हैं, ये मम्मी का लाइन है, ठीक है। टिल्लू हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ आ गई थी। हाँ, टिल्लू हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, but why does daddy go there every day? तो टिल्लू की मम्मी से बहुत गुस्सा कर बोलती है, टिल्लू कितनी बार मैंने कहा है उस रास्ते पे नहीं जाना है तुम्हें, मतलब कौन सा रास्ता जहाँ उसके पापा जाते हैं। पर टिल्लू बेचारा मासूम सा बोलता है, लेकिन पापा क्यों जाते हैं हर दिन उस पे? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू। उसकी मम्मी बोलती है बेटा, क्योंकि टिल्लू बेटा पापा की वो जॉब है, उस रास्ते से वो अपनी नौकरी पे जाते हैं। Dad's way was an underground passage. Tillu's father went every day for work along that passage. वो जो रास्ता था वो एक अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे का रास्ता था, और टिल्लू के पापा हर दिन उस रास्ते से अपने काम पे जाया करते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और हर दिन उस रास्ते से वापस भी आते थे। वॉट ली एट द एंड ऑफ द फॉरबिडन रूट, मतलब कि उस रास्ते, फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड, फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड, आप लोग लिख लीजिए। मतलब कि अब वो जो रास्ता जहाँ पे कोई नहीं जा सकता था, उस रास्ते के आखिरी में है ही क्या? क्यों वहाँ पे किसी को आम इंसान को नहीं जाने देता है? Not only Tillu, but a great majority of community would have liked to know. बस टिल्लू को जिज्ञासा नहीं थी, क्यूरियोसिटी नहीं थी उस रास्ते के बारे में जानने की। पूरे जो कॉलोनी के लोग थे उन सबको लगता था भाई उस रास्ते में ऐसा क्या है, हमें क्यों नहीं जाने के लिए मिलता है। मेजॉरिटी मतलब कोई चीज़, इंसान का एक ग्रुप या जानवर का एक ग्रुप जो बहुत मतलब ग्रुप मतलब बहुत ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में है, मतलब बहुत लोग को जानने की इच्छा थी। Tillu's father was one of the select few permitted to go that way. टिल्लू के पापा ही एक मतलब टिल्लू के पापा उन लोगों में आते थे जिनको सेलेक्ट किया गया था उस रास्ते से जाने के लिए, मतलब सारे लोग उस रास्ते से नहीं जा सकते थे। The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. देखिए मैंने बता दिया उसकी मम्मी और टिल्लू की बात चल रही है, हाँ वही बात हो रही है। इनवेरिएबली मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलवेज मतलब हर ही समय
ये जो कॉन्वर्सेशन है वो टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच में। जब भी टिल्लू के पापा उस रास्ते से जाते थे, टिल्लू हर से मम्मी को बोलता था, मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती थी कि वो मतलब टिल्लू कभी कभार पापा को फॉलो करते करते वो रास्ते पे आ जाता था। बट उसकी मम्मी इसको बहुत डांटा करती थी कि पापा की वो नौकरी है इसलिए वहाँ जाते हैं, हमें अलाउड नहीं है वहाँ जाने के लिए, तुम क्यों जाते रहते हो। तुम्हें मतलब बहुत गुस्सा आता था उसकी मम्मी को टिल्लू पे। ठीक है। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, आज का दिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट अलग था। Tillu's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. Siesta मतलब short nap after lunch। मैं लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। बस लंच के बाद ही नहीं, आप लोग के पापा बीच में आते होंगे ना खाना खाने या रेस्ट करने आते होंगे, थोड़ा सा खाना खा के थोड़ी सी नींद ले लेते हैं। मतलब थोड़ा सा बस नींद, ये नहीं कि सो ही गए 1-2 घंटे के लिए, शॉर्ट नैप है, छोटा सा रेस्ट कर लेना, छोटे से टाइम के लिए रेस्ट कर लेना। अब टिल्लू देखा, अब सिक्योरिटी कार्ड ये है क्या। देखिए अब जैसे आप लोग बहुत सारी जगह पे जाओगे, बहुत सारे आप जाओगे ऑफिस में, तो वहाँ के दरवाजे पे आप लोग, दरवाज़ा तो ऐसे होगा, देखोगे यहाँ पे एक सिक्योरिटी कार्ड को इंसिस्ट करना पड़ता है तभी आपको अंदर जाने मिलेगा। तो अब जब टिल्लू के पापा नैप ले रहे थे, सिस्टा ले रहे थे, तो टिल्लू सोचा अरे अब तो अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया। वो जाकर पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लेता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो उस रास्ते से जाएगा और उस रास्ते के एंड पे देखेगा वहाँ पे भाई है क्या ऐसा। Then evading his watchful mother's eye, Tillu made his way for the forbidden passage. एक मिनट, मतलब इवेडिंग मतलब स्किप करना, इवेडिंग मतलब स्किप करना। तो मम्मी की आंखों से बचकर टिल्लू वहां सिक्योरिटी कार्ड लेकर निकल जाते किस तरफ, फॉरबिडन पैसेज की तरफ। Now let's read next passage. A metal door barred his entry, but Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. अब देखिए क्या होता है, जो मेटल का डोर था, अब देखिए वो जो रास्ता था वहाँ पे एक मेटल का डोर था। टिल्लू ने बहुत बच्चा अपने पापा के पीछा करके जाता था वहाँ पे, तो देखता था कि पापा एक कार्ड के लिए कैसा, ऐसा नहीं बनाता है लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप, उस पर कार्ड डालते हैं। एटीएम में भी ऐसा होता है। पापा को हर समय, जब मतलब बच्चा है तो बच्चे को तो लगता है क्यूरियोसिटी रहती है, जब भी उसके पापा सीक्रेट पैसेज से जाते थे, टिल्लू पीछा करते करते आता था और देखता था कि पापा एक रेक्टेंगल शेप के एक बॉक्स टाइप में कार्ड डालते हैं, तो टिल्लू भी वही ट्राई करता है। ही डिड द सेम एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, अ वेल लिट पैसेज seemed to beckon him. तो जैसे वो कार्ड डालता है, बिल्कुल मतलब आराम से, बिल्कुल बिना शोर शराबा के दरवाज़ा खुल जाता है। और मतलब बिकॉन करना मतलब इनवाइटिंग है, मतलब इनवाइट करना। अब जैसे कि जो दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा यहाँ पे कार्ड डालेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, तो ऐसे बिल्कुल अच्छी से आराम से दरवाज़ा खोलता है, जैसे कि जो दरवाज़ा भी है वो टिल्लू को वेलकम कर रहा है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल। अब एक कार्ड को ऐसा तो है ना, कार्ड डालो तो कार्ड निकलेगा नहीं, तो दूसरा भी स्लॉट बना रहता है, एक से कार्ड डालना है एक से निकालना है, वो निकाल लेता है। Tillu started his march along the gentle upward slope for the passage led from the underground habitat of the surface of the planet. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। ओके तो हम यहाँ पे थे, हाँ। Tillu started his march along a gentle upward slope for the passage led फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट और द सर्फेस ऑफ द प्लानट। टिल्लू मतलब कि टिल्लू फिर कार्ड को लेकर अपने साथ फिर आगे बढ़ता जाता है। ओके, टिल्लू डोर को मतलब जैसे ही वो डोर खुलता है तो टिल्लू जो दूसरा स्लॉट है वहाँ से कार्ड निकालता है और वहाँ से मतलब जेंटली बिल्कुल ऊपर की तरफ, जैसे वो लोग अंडरग्राउंड रहते थे तो ऊपर की तरफ वैसे करके रास्ता था, टिल्लू यहाँ पे चलता जाता है, बिल्कुल जेंटली चलता रहता है
और मतलब जो पैसे सब बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे लाइट्स लगे हुए थे बहुत सारे। ओके लाइक ऐसे करके लाइट्स लगे थे। टिल्लू looked forward to see the sun if it was daytime, or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. तो टिल्लू बिल्कुल बहुत ध्यान से देख रहा होता है सन को। अगर वो दिन का वक्त है तो सन को देखने की कोशिश करता है, रात का वक्त है तो वो लाइट्स को देखने की कोशिश स्टार्स को देखने की कोशिश कर रहा था। बट अलास दैट वॉजंट बी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टिल्लू हैज अंडरस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट। मतलब टिल्लू ने इग्नोर किया जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जैसे सीक्रेट पैसेज है तो मतलब बहुत ज़रूरी जगह है। अब कुछ ही लोग को वहाँ जाने के लिए सेलेक्ट किया, मतलब बहुत ज़रूरी जगह तो सिक्योरिटी तो होनी है। लेकिन टिल्लू सिक्योरिटी को मतलब नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया था। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड photograph the small intruder. See the picture to the central barrack viewer where it was truly checked. तो मतलब टिल्लू तो नज़रअंदाज कर दिया था। और जब वहाँ पे वो जाता है तो मतलब क्या होता है, टिल्लू की वो जो वहाँ पे जो भी मैकेनिकल डिवाइसेस लगे हुए थे वो चेक करने के लिए कोई इंट्रूडर, मतलब जैसे दो इंसान बात कर रहे हैं उसके बीच में कोई आ जाता है तो हम उन्हें बोलते हैं वो इंट्रूडर है। वैसे टिल्लू आ गया था तो जो भी मैकेनिकल डिवाइस है टिल्लू की जल्दी से पिक्चर ले लेते हैं कि देखो कोई घुस गया अंदर, लाइक दैट करके पिक्चर ले लेते हैं। और बिल्कुल उसको चेक किया जा रहा था। कहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो, कहाँ पे चेक होता था, सेंट्रल ब्यूरो में होता था। तो देखिए क्या होता है। And before he had advanced 10 paces, मतलब टिल्लू को तो समझ नहीं आया वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तो बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं और टिल्लू की मतलब बहुत अच्छी खासी से पिक्चर्स ले लेते हैं, उसके डिटेक्ट करने लग जाते हैं। और कहाँ पर, सेंट्रल ब्यूरो में। ओके लर्न सेंट्रल ब्यूरो। तब क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा एक हैवी सा हाथ उसके कंधे पे आता है, किसके, टिल्लू के। जेंटली बट फर्मली इट वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ। और वो कौन था, एक सिक्योरिटी स्टाफ था। मतलब वो जो सीक्रेट पैसेज के अंदर जहाँ टिल्लू चला गया था वहाँ के लिए तो बहुत कम लोग बने हुए थे, मतलब कि उस काम के लिए तो बहुत कम लोग बने हुए थे ना। और वहाँ टिल्लू चला गया था तो फिर पीछे से सिक्योरिटी गार्ड का हाथ टिल्लू के कंधे पे लगता है और टिल्लू पीछे देखता है तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। फिर क्या करता है, सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम to an anxious and angry mother. While he was being scolded, he received help from the unaccepted quarter. मतलब टिल्लू की मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी, भाई ये बच्चा चला कहाँ गया, टिल्लू कहाँ चला गया। बहुत गुस्सा आ रहा था, एंग्शियस मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत ज़्यादा अफ्रेड। उससे अब बच्चा नहीं आ रहा, उसे डर लगा कि टिल्लू आसन में गया कहाँ है। और जब टिल्लू घर आता तो बहुत डांट सुनता है मम्मी से, है ना। अनएक्सेप्टेड हेल्प मतलब किसी को पता भी नहीं था ऐसा भी कुछ होने वाला है। उसकी मम्मी को लग रहा था पता नहीं टिल्लू कहाँ गया, लेकिन एक सिक्योरिटी स्टाफ में उसकी मदद करती है, मतलब टिल्लू को वो घर छोड़ देता है। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर हु वाज let me explain to him darling, said his father who had just got up. If he if he is properly briefed he will not do such a thing again, he started to explain. तो मतलब टिल्लू की मम्मी तो टिल्लू को बहुत डांट रही थी, तो मैं कितनी बार मैंने मना किया था टिल्लू वहाँ नहीं जाने, लेकिन बट टिल्लू तो क्यूरियोसिटी थी उसी तो चला गया था। तो टिल्लू के पापा जो अभी सिस्टा से उठे थे नैप से, वो बोलते हैं डार्लिंग, मतलब प्यार से बोलते हैं, मुझे इसे समझाने दो थोड़ा सा,
अब ये मतलब इसको पता रहे था, भी ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मतलब अगर मैं ब्रीफली उसे समझा दूंगा वैसी गलती कभी नहीं करेगा। लेट मी एक्सप्लेन करने दो, सुनिए ध्यान से। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन अ surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and the temperature is low that you would freeze to death. वो बोलते उसके पापा, जिस जगह पे मैं काम करता हूँ, मतलब ये तो ज़मीन के नीचे रहता, ज़मीन के ऊपर मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते बिकॉज ये पहली बात वहाँ की। अब ये मत सोचेगा हवा बहुत पतली है, ये नहीं बोल रहा, मतलब बहुत कम एयर है वहाँ पे, ग्रेविटी नहीं है लाइक दिस, ऐसे बोल रहे हैं। पता नहीं किस प्लैनेट पे रहते थे वो लोग, है ना। वहाँ ग्रेविटी कुछ नहीं है, तो अगर तुम आ जाओगे तो तुम मर सकते हो बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर बहुत मतलब -1 या -2 कितना टेम्परेचर है, तो वहाँ के बिल्कुल मतलब फ्रीज हो जाओगे, जम से जाओगे और मर भी सकते हो। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। लेकिन टिल्लू को लगता है पर पापा आप कैसे वहाँ रह लेते हो इतने देर तक, कितने दिन तक कैसे काम कर लेते हो। Because I go well occupied in a special stuff with a reservoir of oxygen. तो टिल्लू के पापा बोलते बेटा देखो मैं तो मतलब मेरे पास तो बहुत सारे मतलब जैसे कि ऑक्सीजन के लिए मेरे पास एक रिजर्वायर मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है वो, और मैं वहाँ पे मतलब मेरा स्पेशल सूट है वहाँ के लिए, स्टफ में बोलते हैं सूट लिखा है। आई कैन कीप वार्म एंड माई I can keep warm, and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. What's more, I have been trained to survive and walk on the surface. टिल्लू के पापा बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तो आदत है वहाँ रहने की, और दूसरी बात मैं घर में रह लेता हूँ बिकॉज मैं सूट इस ढंग से बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, मेरे जूते अलग ढंग के हैं, है ना। और मुझे बहुत बार ट्रेन भी किया कि ये सब मैं इस जगह पे रहने के लिए, तुम ये तो बहुत बच्चे हो, अभी छोटे बच्चे हो, तुम कैसे रह लोगे वहाँ पे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर लिव्ड ऑन द सर्फेस क्वाइटली नेचुरली इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वो बोलते हैं हमारे फोर फादर मतलब बोलते पूर्वज टाइप के पढ़ता था, हाँ पूर्वज नहीं पढ़ता था, कि मतलब पहले बहुत नेचुरली वो रहा करते थे ऊपर, है ना। Indeed, they did so for millions of years, मतलब वो मतलब कि वो तो मतलब बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं कि जो तुम्हारे फोर फादर जो तुम्हारे परदादा थे वो लोग मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे नेचुरली रहते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स। बट टाइम्स चेंज, लेकिन वक्त बदला। दे वर द very sun which has provided us the sustenance turned hostile। लेकिन जो सन है जो हमारे इतने सालों तक साथ दिया, जब ठंड में गर्मी दिया, पर वो हॉस्टाइल वो बदल गया। कैसे बदला? नाउ लेट्स सी दैट। ओके नाउ कैसे बदला सन, अभी वो देखते हैं हम। ओके हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली लाइक बदल चुका वो अच्छे से, अब नहीं पहले की तरह नहीं रहा। अब कैसे? सस्टेनेंस मतलब नरिशमेंट, जो मतलब हमें नरिशमेंट देता था वो हॉस्टाइल हो गया, अनफ्रेंडली हो चुका है। It changed only slightly, but its change was sufficient to upset the balance of nature on the planet, sorry. Like मतलब सन में बहुत छोटा सा चेंज आता है, but the change creates a very very bad situation। वो छोटा सा चेंज लेकिन आता है सन में, उसके वजह से देखते हैं अब क्या होता है। ये तो आगे ही पढ़ेंगे अभी हम। मतलब वो नेचर के बैलेंस को बिल्कुल बिगाड़ देता है, ठीक है। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले तो सारी बर्ड्स एक्सटिंक्ट मतलब लाइक जो ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरीके से।
द एनिमल्स फॉलो मतलब एनिमल्स भी एक्सचेंज हो गए. द फिशेज couldn't bear it anymore either. फिशेज भी उसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाए, वो भी मर गई. वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी. और हम इंसान बस हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदा है. सोचिए, बस हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान सब जिंदा है. नहीं तो अगर हमारे पास टेक नहीं होता, मतलब टेक्नोलॉजी आप लोग को पता ही होगा, टेक नहीं होता तो फिर हम भी नहीं जिंदा रहते. हम भी सन में आए चेंज कैसे मर सकते थे. बट वी वर फोर्स टू लीव अंडर ग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. अब सन में जब ऐसा वैसा चेंज आ गया, उसके बाद से हम लोगों को कहा गया कि अंडरग्राउंड में रहना है. ठीक है. थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल आर्टिफिशियल कंडीशन में. तो बोले सोलर एनर्जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, जिसकी वजह से हम लोग अंडरग्राउंड में भी अपनी लाइफ अच्छी तरह कंफर्टेबली जिंदा. नहीं तो अंडरग्राउंड में एयर की तो मतलब सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है. बट द मैकेनिक्स विच मेक इट पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी अ गुड वर्किंग कंडीशन. और जो मैकेनिक ये सब को पॉसिबल बनाए अंदर रहने के लिए भी, वही बहुत अच्छी कंडीशन में रहें, लाइक ब्लेस कर रहे हैं. Some of them are on the surface. I belong to the team. और कुछ उनमें से मैकेनिक मेरे साथ काम भी करते हैं सरफेस पे. Whose responsibility is to keep watch on them and service them. अच्छा, मैं थोड़ा सा लाइन पढ़ना भूल गई. Oh sorry, I'm really sorry. मशीन्स को मैं मैकेनिक पढ़ रही हूँ. I'm really sorry for that. sorry. तो मतलब उन मशीन्स को भी बहुत थैंक्स, जिसकी वजह से ये कंडीशन अच्छा हुआ है. और वो मशीन्स अभी हमारे टीम में मतलब कि अंडर देखिए क्या लिखा हुआ है. But the machines which make this possible must always be in good working conditions. और मतलब जो मशीन्स हमारी इतनी मदद की है, वो मतलब अच्छी कंडीशंस में ऊपर काम करती है अभी भी, मतलब अच्छे कंडीशंस में, ये गुड कंडीशंस में हो. Some of them are on the surface. कुछ उनमें सरफेस में है. I belong to the team whose responsibility is to keep watch on them and to service them. और मैं उस टीम से बिलोंग करता हूँ जिस टीम को ये सारी मशीन्स को देखने होते हैं. डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप. पापा क्या मैं वो टीम को, कौन बोला, टिल्लू बोला. ठीक है, टिल्लू बोला. कौन, टिल्लू बोल रहा है कि क्या पापा मैं जब बड़ा होता तो मैं इस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू सेट हिज फादर्स. के पापा बोलते हैं हाँ, अगर तुम चाहते तो तुम कर सकते हो इस टीम को ज्वाइन. बट फॉर डैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू. वो बोलते हैं उसके पापा, हाँ तुम ज्वाइन कर सकते, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा सा लड़का बनना पड़ेगा, बहुत गुड बॉय बनना पड़ेगा. और जैसे तुम्हारे पापा में तुम्हें बोलते वो बात माननी पड़ेगी. हिज मदर हैड एज यूजुअल एज द लास्ट वर्ड, है ना. तो ठीक है, मतलब पीछे से मम्मी डायलॉग बोलती है कि लेकिन उसके लिए जो तुम्हें तो बहुत अच्छा सा एक लड़का बनना पड़ेगा, गुड बॉय बनना पड़ेगा, और जैसे पापा में बोलते हैं वैसे बोलना पड़ेगा. तो मम्मी का डायलॉग पीछे से आता है. तो अगर दोस्तों आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे लग रहा है हाँ समझ आ रहा है चैप्टर, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और अब इसका पार्ट 2 आने ही वाला है, कुछ ही दिनों में ही आ जाएगा. पार्ट 2 के लिए वेट करिएगा, ठीक है. और चैप्टर बहुत सिंपल है, और क्विक रिवीजन भी हम नेक्स्ट पार्ट पे कर लेंगे. और स्टडी लेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.